हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिद्धि। टुडे वील टॉक अबाउट बाबर। बाबर के बारे में आज हम बात करेंगे। जो बाबर थे उनका एडवेंट जो था इंडिया में वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट ये था इसका कि जब कुशान एम्पायर जो था उसका डाउनफॉल हो गया था, उसके बाद जो काबुल और कांधार थे, ये दोनों जगह काबुल और कांधार फॉर द फर्स्ट टाइम दे बिकेम एन बोथ दीज states became an integral part of an empire comprising North India। तो इंटीग्रल पार्ट बन गए थे एक एम्पायर का जिसमें नॉर्थ इंडिया भी है। तो ये दोनों प्लेसेस जो थे वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एम्पायर बन गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था, ये एरियाज जो थे दे हैव ऑलवेज एक्टेड एज स्टेजिंग प्लेसेस फॉर एन इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय डोमिनेटिंग देम। बाबर और इसके सक्सेसर्स जो थे, बाबर के सक्सेसर्स, दे वर एबल टू गिव टू इंडिया सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन्स फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। तो जो बाबर और उनके सक्सेसर्स थे वो अराउंड 200 साल तक, 200 ईयर्स तक इंडिया के लोगों को जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके थे फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन्स, के बाहर के लोग आके उनको इन्वेड ना कर दे इंडिया को। तो इसलिए जो बाबर और उनके सक्सेसर्स थे वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे, 200 साल तक उन्होंने की सिक्योरिटी प्रोवाइड। और इकोनॉमिकली भी जो था, इकोनॉमिकली जो काबुल और कांधार का जो कंट्रोल था वो बहुत ही अच्छा रहा था, क्योंकि उसने इंडिया के जो फॉरेन ट्रेड था उसको स्ट्रेंथन कर दिया था। कैसे स्ट्रेंथन कर दिया था, क्योंकि काबुल और कांधार ये दोनों जो एरियाज़ हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट्स थे फॉर द कारवांस जो होते हैं उनके स्टार्टिंग पॉइंट्स थे, कि कारवांस वो जो कि ट्रेड के लिए हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना पहुंचाना वगैरह। तो ये काबुल और कांधार दो ऐसे प्लेसेस थे विच वर द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ कारवांस हु वर मेंट फॉर चाइना। चाइना ईस्ट में जाते थे और मेडिटेरेनियन सी पोर्ट्स इन दी वेस्ट। तो अब ये दोनों जगह जा सकते थे, तो फॉरेन ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट रहा, ये इकोनॉमिकली बहुत ही अच्छा रहा। काबुल और कांधार का जो इंडियन एम्पायर में जो इनका आना था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इसलिए इंडिया जो था it could take a greater share in the great trans-Asian trade। ट्रांस एशियन ट्रेड में उसका बहुत बड़ा शेयर हो गया था इंडिया का। और अब नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ था कि बाबर ने जो लोधीज और राजपूत कन्फेडरेसी विच वॉज लेड बाय राणा संघा जो थे उनको हरा दिया था। तो इनकी पावर को बाबर स्मैश द पावर ऑफ लोधीज एंड राजपूत कन्फेडरेसी विच वॉज लेड बाय राणा संघा। देयर बाय ही डिस्ट्रॉयड द बैलेंस ऑफ पावर ऑब्टेनिंग इन द एरिया। तो ये चीज़ भी उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट रही थी बाबर की, क्योंकि इब्राहिम लोदी और राणा संघा भी बहुत बहुत ही अच्छे वॉरियर्स रहे थे, ये लोग बहुत ही अच्छे एम्परर्स थे। तो इसलिए उनको हराना जो था वो बहुत बड़ी अचीवमेंट रही थी बाबर की। और उन्होंने पूरा जो दिल्ली टू आगरा तक का जो एरिया था वो पूरा का पूरा अपने अपने एम्पायर में शामिल कर लिया था उसको। एंड बाबर ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मोड ऑफ वॉरफेयर। न्यू मोड ऑफ वॉरफेयर क्या था, आर्टिलरी एक तो, और एक गन पाउडर, इन दोनों का यूज़ था। वो न्यू मोड ऑफ वॉरफेयर, ये इन दोनों का यूज़ जो है साथ में ये बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था। इट वॉज अ न्यू मोड ऑफ वॉरफेयर। अब जो गन पाउडर था वो इट वॉज नोन इन इंडिया पहले भी, मतलब गन पाउडर जो था वो पता था इंडिया में है, पर बाबर जो है उन्होंने वो स्किल शो किया उनके कॉम्बिनेशन का, कि आर्टिलरी और कैवेलरी का जो कॉम्बिनेशन है। कैवेलरी क्या होता है, जो हॉर्स राइडिंग करते हैं जो, उसको कैवेलरी कहते हैं। तो आर्टिलरी और कैवेलरी का जो कॉम्बिनेशन था वो उन्होंने कैसे अचीव करना होता है, स्किल कॉम्बिनेशन, वो बाबर ने यहाँ पर शो किया। और तो उनकी जो विक्ट्रीज थी, इट लेड टू रैपिड पॉपुलराइजेशन ऑफ गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया। तो उसका उन्होंने काफ़ी ये जो थे गन पाउडर आर्टिलरी जो है काफ़ी फेमस हो गए थे। अब जो बाबर थे वो एक ऑर्थोडॉक्स सुन्नी थे, बट ही वॉज नॉट बाइगॉटेड, ऑलराइट, एंड ही was deeply learned in Persian and Arabic languages। ये दोनों लैंग्वेजेस में वो बहुत ही learned थे। एंड ही was a famous writer in the Turkish language। टर्किश लैंग्वेज जो थी वो उनकी मदर टंग थी। बाबर की मदर टंग कौन सी थी, टर्किश लैंग्वेज। तो वो
पर्शियन और अरेबिक तो बहुत अच्छे से जानते ही थे, पर उनकी जो फेमस राइटिंग्स हैं वो टर्किश लैंग्वेज में है, क्योंकि टर्किश उनकी मदर टंग है। एंड वो एक प्रोज राइटर थे, और उनका जो फेमस मेमोयर है वो है तुजुक बाबरी। ये उनका बहुत ही फेमस मेमोयर है। मेमोयर क्या होता है? जो ऑटोबायोग्राफी, जो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखे जाता है, वो उसे कहते हैं। तो उनके जो और अदर वर्क्स थे वो थे मसनवी, एंड उसके बाद टर्किश लैंग्वेज में एक वेल नोन सूफ़ी वर्क का जो टर्किश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन। तो ये जो है ये उनके बहुत ही फेमस वर्क थे। And he was in touch with the famous poets and artists of the time, and he describes their work in his memoirs। बहुत जितने भी famous उस टाइम के जो जितने भी आर्टिस्ट थे उस टाइम के, तो उनका भी उन्होंने जिक्र किया, और पोइट्स जो थे उनका जिक्र किया उन्होंने अपने मेमोयर में। और उन्होंने एक ट्रेडिशन शुरू कर दिया था कि फॉर्मल गार्डन्स विद रनिंग वाटर, ये उन्होंने एक ट्रेडिशन शुरू कर दिया था कि बहुत सारे फॉर्मल गार्डन्स हो गए, उनमें रनिंग वाटर, ये ट्रेडिशन था। अच्छा, बाबर ने एक न्यू कंसेप्ट ऑफ स्टेट इंट्रोड्यूस किया था। अब दिस न्यू कंसेप्ट ऑफ स्टेट was to be based on the strength and prestige of the crown। स्ट्रेंथ और प्रेस्टीज ऑफ क्राउन पे बेस्ड था ये नया कंसेप्ट ऑफ स्टेट, और एब्सेंस ऑफ रिलीजियस एंड सेक्टेरियन बाइगॉटरी एंड फॉस्टरिंग ऑफ कल्चरल एंड फाइन आर्ट्स। तो इस पर जो था बाबर का जो न्यू कंसेप्ट ऑफ स्टेट था, इट वॉज बेस्ड ऑन ऑल दीज कंसेप्ट्स। ऑलराइट, so that's all for now. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching my videos.